नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 बजे का नंबर 1 शो सियासी गलियारा। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और सियासी गलियारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से प्रदेश में सियासत के मायने बदल रहे हैं और सियासी उठापटक, सियासी हलचल, सियासी अपडेट्स क्या हैं। तो चलिए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की। ओम प्रकाश धनखड़ को हरियाणा बीजेपी की कमान मिलने के बाद नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है, वो भी महज 1 महीने में। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव के करीब 10 महीने के बाद भी कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है। आखिर ऐसा क्या वजह है, ऐसे क्या नियम है या फिर ऐसा क्या कानून है या फिर ऐसी क्या अड़चन है कि कांग्रेस नेता इतने समय के बाद भी अपनी टीम बनाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इसके साथ साथ सोचने और समझने वाली बात यह भी है कि आखिर ऐसी क्या पेचीदगियां हैं कि प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम बना नहीं पा रहे। 1 महीने में बीजेपी की नई टीम तैयार। कांग्रेस कब करेगी कार्यकारिणी का गठन? बीजेपी के सभी 22 जिला अध्यक्ष घोषित। जिला प्रधान कब नियुक्त करेगी कांग्रेस? बेहतर टीम तैयार करने के लिए नेताओं को तलाशने में वक्त लगता है। सेना चुनने का भी काम सख्त लगता है। होती हैं कई कठिनाइयां शुरुआत में, क्योंकि हीरे को भी तो तलाशने में वक्त लगता है। पंडाल में तख्त भी लगते जाएंगे, लेकिन समारोह का आयोजन जरूरी है। सिर्फ सेना अध्यक्ष नहीं लड़ सकता, दूसरे की सेना से सैनिक होने भी जरूरी हैं। यह बात सियासत की है, सियासी गलियारों की है। क्योंकि हरियाणा में बीजेपी ने एक बार फिर से अपनी नई टीम तैयार कर दी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक अपनी कार्यकारिणी का गठन नहीं किया गया। ओपी धनखड़ को कमान मिलने के बाद वो जमीन पर उतरे, रायशुमारी की और 1 ही महीने में पार्टी की तरफ से नई टीम घोषित कर दी गई। लेकिन जिला स्तर पर कांग्रेस की कोई टीम नहीं है। बीजेपी कांग्रेस की कार्यशैली में कितना फर्क? दोनों दलों की अलग अलग प्लानिंग, नीति और रणनीति में कौन आगे? जब सत्ता में बैठा दल 1 महीने में अपनी नई टीम तैयार कर ले और विपक्षी दल किसी विधानसभा चुनाव के करीब 10 महीने बाद भी अपनी टीम ना बना पाए, तो दोनों दलों की कार्यशैली में कितना फर्क है, यह आप खुद ही तय कर लीजिए। मानते हैं समय लगता है अच्छे सैनिक ढूंढने में, लेकिन इतना भी लंबा समय नहीं कि सालों लग जाएं, क्योंकि कांग्रेस की कोई कार्यकारिणी है ही नहीं। न 2014 से 2019 विधानसभा चुनाव तक थी और न ही विधानसभा चुनाव के करीब 10 महीने बीत जाने के बाद, यानी कि अब भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता में बैठी बीजेपी की पहले भी कार्यकारिणी थी और अब ओपी धनखड़ को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नए सिरे से भी टीम तैयार कर ली गई है। 20 जुलाई को पार्टी ने उनको हरियाणा बीजेपी की गद्दी पर बैठाया। 23 जुलाई को ताजपोशी हुई और महज 1 महीने के अंदर 19 अगस्त को प्रदेश भर में रायशुमारी के बाद सभी जिलों के प्रधान भी नियुक्त कर दिए गए। राजनीतिक दल कोई भी हो, इतना तो तय है कि सबकी नीति और रणनीति अलग अलग होती है, लेकिन हां, एक दूसरे की कार्ड जरूर निकाली जाती है। लेकिन टीम तैयार करने में कांग्रेस के साल दर साल खाली खाली जाते हैं और हर परिस्थितियां सियासी गलियारे में सवाली हो जाती है। राजनीति में हार जीत तो अलग बात है, लेकिन बड़ी बात है हारने के बाद उसकी निंदा हो, क्योंकि जीतता वही है जिसका जमीर जिंदा हो। बेहतरीन और बड़े नेता चाहे चुनिंदा हो, लेकिन छोटे से छोटे स्तर पर सच्चा और अनुभवी कारिंदा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा है कि जल्द ही संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति हो जाएगी। कि संगठन हो ना हो, लेकिन कांग्रेस में और आम लोगों में कितना उत्साह है। संगठन भी बनेगा, संगठन भी बनेगा। कब तक इसकी घोषणा होगी? संगठन बनेगा। कोविड के कारण हम जरूर थोड़ा पीछे रह गए हैं, लेकिन संगठन भी बनेगा। चलिए, कोरोना के सिर एक और बदनुमा दाग कि कोरोना की वजह से संगठन को बनाने में देरी हो रही है। इधर बड़ौदा उपचुनाव में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कांग्रेस की एकतरफा जीत का दावा भी कर दिया है लगे हाथ। उपचुनाव में वहां की जनता इंतजार में है कि कब उपचुनाव हो, और एक तरफा चुनाव ये होगा और कांग्रेस पार्टी की एक तरफा जीत होगी। आप देख रहे हैं कि संगठन हो ना हो, लेकिन कांग्रेस में और आम लोगों में कितना उत्साह है। संगठन भी बनेगा, संगठन भी बनेगा। बड़ौदा उपचुनाव में वहां की जनता इंतजार में है कि कब उपचुनाव हो, और एक तरफा चुनाव ये होगा और कांग्रेस पार्टी की एक तरफा जीत होगी। आप देख रहे हैं कि संगठन हो ना हो, लेकिन कांग्रेस में और आम लोगों में कितना उत्साह है। संगठन भी बनेगा। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और पूरी ताकत झोंक दी है। सोनीपत पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और बीजेपी के बड़ौदा उपचुनाव प्रभारी जेपी दलाल ने कार्यकर्ताओं से न सिर्फ फीडबैक लिया, बल्कि उपचुनाव के लिए जिम्मेदारी भी सौंपी। बड़ौदा उपचुनाव की जंग में बीजेपी ने न सिर्फ ताकत झोंक रखी है, बल्कि साथ ही साथ फीडबैक भी लिया जा रहा है। आखिर पार्टी की स्थिति क्या है? उपचुनाव के हर विजय मंत्र को बीजेपी अपना रही है। सोनीपत पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और बड़ौदा उपचुनाव के प्रभारी जेपी दलाल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर फीडबैक लिया। तो वहीं जंग में जीत के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी। जो हमारे सीनियर सांसद, विधायक, पहले मंत्री रहे हैं, अच्छे तो एक ऐसे जिले को लीड करते हैं, उनके साथ हमने आज अपने सभी क्षेत्र के विचार में 4-5 ग्रुप से उनके साथ ही उत्साहन रखा हुआ उनके काम इतना ही नहीं, ओम प्रकाश धनखड़ ने साख बचाने की चुनौती वाले उपचुनाव में पार्टी की जीत का दावा भी किया, तो साथ ही साथ कांग्रेस पर हमला भी बोला। उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर प्रहार कर सवाल भी किए कि जो आज खुद को बड़ौदा के बता रहे हैं, वो बताएं कि 10 साल के राज में इस हलके का विकास क्यों नहीं हुआ। ये प्रवास संगठनात्मक दृष्टि से पार्टी इसको आप ये तरह से कह सकते हो कि जब भी भारतीय जनता पार्टी में नया संगठन बना तो जैसे बसंत में पूनम योग बना, पेड़ वही होता है, मुख्य आलिया तने वही होते हैं, लेकिन पत्ते नहीं आते, उसको नहीं। खैर, ये दौर है प्रचार का, ये दौर है बयानबाजी का, और ये दौर है खुद को जनता के दिल में बसाने का। जो जनता के दिल में उतर जाएगा वो निखर जाएगा, बड़ौदा उपचुनाव में शिखर पर जाएगा, और जो जनता के दिल से उतर जाएगा वो बिखर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बीजेपी जेजेपी का सबसे बड़ा वादा, प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का वादा अभी पूरा होता दिख नहीं रहा। इसके लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। राज्यपाल ने इस अध्यादेश को मंजूरी नहीं दी है और राजभवन से जुड़े सूत्रों से पता चला है कि राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने यह ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति के पास भेजकर विचार करने के लिए कहा है। निजी क्षेत्रों में युवाओं को 75% आरक्षण कब? नौकरी में 75% आरक्षण के लिए और कितना इंतजार?
राज्यपाल से क्यों मिले थे दुष्यंत चौटाला? बीजेपी जेजेपी गठबंधन का बड़ा चुनावी वादा पूरे होने में अभी और वक्त लग सकता है। बड़ा चुनावी मुद्दा यानी प्रदेश की फैक्ट्रियों, प्राइवेट कंपनियों और एनजीओ की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण का मामला। इस मुद्दे ने अब नया मोड़ ले लिया है। दरअसल हरियाणा कैबिनेट की तरफ से 75% आरक्षण के ऑर्डिनेंस पर मुहर के बाद इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था। कई दिनों तक राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के पास ये अध्यादेश लंबित रहा। पिछले दिनों डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इसे लेकर राज्यपाल से भी मिले थे। कब पूरा होगा बीजेपी जेजेपी का चुनावी वादा? राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा अध्यादेश। मॉनसून सेशन में विधेयक लाने की तैयारी। राजभवन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल ने विचार के लिए यह अध्यादेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेज दिया है। राज्यपाल की तरफ से इस अध्यादेश को मंजूरी नहीं दी गई। वहीं 26 अगस्त से चूंकि विधानसभा का मॉनसून सेशन है, तो प्रदेश सरकार मॉनसून सेशन में अब विधेयक लाने की तैयारी कर रही है ताकि चुनावी वादे को पूरा किया जा सके। हालांकि अभी तक तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। वादा पूरा करने में कितनी अड़चनें? अध्यादेश की मंजूरी में रोड़ा क्या? दरअसल पिछले दिनों हुई हरियाणा कैबिनेट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित कर इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा। अगर सत्र में विधेयक पारित हो जाता है तो दूसरे राज्यों के युवाओं के लिए हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। हरियाणा की इंडस्ट्री में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत दूसरे कई राज्यों के युवा नौकरी करते हैं। इस बात को अध्यादेश की मंजूरी में बड़ा रोड़ा माना गया है और ये अहम मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि विधानसभा चुनाव 2019 में जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने का वादा किया था। तो वहीं बीजेपी ने स्थानीय युवाओं को 90% तक आरक्षण देने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन देने का ऐलान किया था। यानी कि चुनाव में दोनों दलों का ये प्रमुख वादा था। अब इंतजार इसी का है कि वादा पूरा करने में और कितना इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इधर 26 अगस्त से विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र बुलाया गया है। इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर ली गई है और इस सत्र में कोविड-19 से बचाव का पूरा ध्यान रखा जाएगा। विधानसभा स्पीकर ने खुद जनता टीवी के साथ खास बातचीत में इसकी जानकारी दी। 26 अगस्त से 3 दिवसीय मानसून सत्र में कोरोना से बचाव का स्पेशल प्लान, सिटिंग प्लान को लेकर अधिकारियों से बैठक। विधानसभा के 3 दिवसीय मानसून सत्र में कोरोना से बचाव का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने खुद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक विशेष परिस्थितियों के बीच सत्र बुलाया जा रहा है। कोरोना काल में हो रहे सत्र में WHO और गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के साथ साथ सभी सावधानी बरती जाएगी। सर, ये तय हुआ है कि 26 तारीख से सेशन की शुरुआत होगी। क्या तैयारी है आपकी और किस किस तरीके से आज जो है वो आप इस बार के सेशन में एहतियात बरतने वाले हैं? आज आपने एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है। आज इस कोरोना काल के अंदर हम ये जो अपना मानसून सत्र करने जा रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि जो WHO की गाइडलाइंस हैं या MHA की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए सभी प्रिकॉशंस लेकर के सभी सावधानियां बरतते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग है, 6 फुट की दूरी बनी रहे, हर जो विधायक है या हर
कर्मचारी है वो मास्क का इस्तेमाल करे। सत्र को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई, जिसमें कई फैसले लिए गए। सभी विधायकों का होगा कोरोना टेस्ट। विधायकों की कोरोना जांच संबंधित जिले में होगी। 3 दिन पहले कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव जरूरी। किसी सहयोगी को साथ नहीं ला सकेंगे विधायक, सिर्फ निजी सचिव को साथ ला सकते हैं मंत्री। सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ध्यान। अधिकारी और कर्मचारी का भी होगा टेस्ट। नेगेटिव रिपोर्ट वाले पुलिस कर्मियों की ही एंट्री। मीडिया कर्मियों का भी कोरोना टेस्ट के साथ प्रवेश। 26 अगस्त से शुरू हो रहे सत्र में कोरोना से बचाव का खास तौर पर ध्यान रखा गया है, इसलिए इस बार दर्शक दीर्घा नहीं होगी। स्पीकर गैलरी में भी कोई दर्शक नहीं आ पाएगा। इतना ही नहीं, विधानसभा में सभी को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो या फिर कोई अधिकारी या पुलिसकर्मी। विधायक हैं चाहे मंत्री हैं, अपने निजी स्टाफ को भी कम से कम अंदर लेकर आएं, ताकि जो आपने एहतियात बरतने का फैसला किया है उसके ऊपर आपने जो एक सुरक्षा चक्कर बनाया है वो टूटे ना। हाँ बिल्कुल, हमने सभी विधायकों को लिख करके पत्र लिख करके निवेदन किया है कि वो अपने साथ किसी भी सहयोगी को ना लेकर के आए, विशेष तौर पर विधानसभा परिसर के अंदर। इस बार दर्शक दीर्घा नहीं रहेगी। स्पीकर गैलरी में कोई दर्शक नहीं रहेगा। विधानसभा में चाइनीज सामान नहीं खरीदा जाएगा। सदन में सिर्फ स्वदेशी सामान की ही खरीद होगी। प्रशासनिक अधिकारी भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठेंगे। विधानसभा में सभी दस्तावेज सैनिटाइज होंगे। मास्क और ग्लव्स की व्यवस्था की जाएगी। विधायकों और अधिकारियों को एक-एक किट मिलेगी। सभी सदस्यों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का अनुरोध। अगले 2 दिनों में 3 बैठकें मॉनसून सत्र को लेकर की जाएंगी। बैठक में सुरक्षा और पार्किंग पर चर्चा की जाएगी। एक बैठक जनसंपर्क विभाग के साथ रहेगी। हर गेट पर सैनिटाइजेशन और शू रैप डिस्पेंसर की सुविधा होगी। हरियाणा एमएलए हॉस्टल 3 दिन पहले सैनिटाइज होगा। विधायकों की एंट्री से लेकर किसी भी दस्तावेज तक जो कुछ भी विधानसभा में लेकर जाएंगे वो सब कुछ सैनिटाइज होगा। अब जरा सिटिंग प्लान की तस्वीरें देखिए। इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा तो सिटिंग प्लान बदला बदला भी नजर आएगा। एक तस्वीर मैं यहाँ से हरियाणा विधानसभा के परिसर के अंदर जो हॉल है, सदन है, वहाँ की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और खास तौर पर जो डेस्क बनाए गए हैं उन किस तरह से विधायक जो हैं वो सोशल डिस्टेंस के चलते कैसे जो है वो बैठ पाएंगे। ये जो सिटिंग है, ये सिटिंग सत्ता पक्ष का रहता है। सत्ता पक्ष जो है वो इन सीटिंग के ऊपर बैठता है और यहाँ पर ये मुख्यमंत्री की सीट है और मुख्यमंत्री के साथ जो उप मुख्यमंत्री है वो इस जगह पर बैठते हैं जहाँ पर इस वक्त मैं बैठा हूँ। यानी ये उप मुख्यमंत्री की सीट है जहाँ पर उप मुख्यमंत्री बैठते हैं। सत्ता पक्ष यहाँ इस तरफ नजर आता है। ये विधानसभा के जो अध्यक्ष बैठते हैं उनकी दाईं तरफ है जहां पर सत्ता पक्ष जो है वो मौजूद रहता है। गठबंधन की सरकार है तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहाँ पर बैठते हैं। अब हम दूसरी तरफ की तस्वीरें जो है वो आपको दिखाएंगे और यहाँ पर जो है वो सत्ता पक्ष के विधायक बैठते हैं इस तरफ और जो स्पीकर साहब के जो बाईं तरफ का जो हिस्सा है वहां पर विपक्ष बैठता है। विपक्ष की जो सीट है वो ये रहती है। यहाँ पर जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ बैठते हैं। मैं इस सीट पर बैठा हूँ जिस सीट पर नेता प्रतिपक्ष जो है वो बैठते हैं। नेता प्रतिपक्ष इस जगह से सत्ता पक्ष से जवाब करते हैं। स्पीकर के माध्यम से जो है वो पूरी बातचीत रहती है। ये स्पेशल डेस्क बनाए गए हैं। काफी जो है वो मशक्कत इनके लिए करनी पड़ी है चूंकि अलग से सारा इंतजाम किया गया है। एक ये विधानसभा के अध्यक्ष की गैलरी मानी जाती है, स्पीकर गैलरी इसे कहा जाता है, लेकिन इस बार यहाँ पर विधायक बैठेंगे चूंकि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना है। एक एक चीज आप देख सकते हैं इस डेस्क को बनाने के लिए और पूरी एक अलग से जो है वो इस जगह को निकाला गया है जहां पर विधायकों को सोशल डिस्टेंस के साथ बैठाया जा सके। हरियाणा विधानसभा का जो सचिवालय है वो लगातार पिछले करीब 1.5 महीने से इसी तैयारी में लगा हुआ था कि जब मानसून सत्र आएगा तो उनको किस तरह से जो है वो विधायकों को सोशल डिस्टेंस के साथ बैठाना है। तो ये एक एक डेस्क तैयार करना, एक एक सीट का अरेंजमेंट करना, आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारी की गई है। और इसके अलावा एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो दर्शक दीर्घा जिसे कहा जाता है। दर्शक दीर्घा जो है वो इस तरफ रहती है, यानी जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सामने के साथ का जो बैक साइड का एरिया है ये जो है वो दर्शक दीर्घा का था, लेकिन इस दर्शक दीर्घा को भी अब विधानसभा के विधायक जो है सदस्य जो है उनके बैठने के लिए अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। जी हाँ, तो बदला बदला इस बार विधानसभा नजर आने वाला है।
इसी के साथ, इसी खबर के साथ सियासी गलियारे में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।